एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल की पढ़ाई। एंड आज की इस वीडियो में हमारा जो कुछ टॉपिक्स बच गए थे एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के जो कुछ टॉपिक्स बच गए थे वही इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 की सीरीज का सेकंड पार्ट है एंड इसमें हम इसके कुछ बचे हुए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एंड इसके पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस अदर सब्जेक्ट्स के भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। आज की इस वीडियो में हमें कंटिन्यू करना है इरिगेशन से। अब पढ़ेंगे हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस। All living organisms need food to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. हम सभी को, आप भी पानी पीते हैं, मैं भी पानी पीता हूँ, सबको पानी की जरूरत होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट। वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम वाटर नहीं लेंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी सही से। एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एक्सपेक्ट से जो वाटर है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। अब जो वाटर होता है वो प्लांट में रूट्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। जो प्लांट की रूट्स होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वाटर के साथ वो फर्टिलाइजर्स एंड अदर मिनरल्स जो कि उनके लिए हेल्पफुल होते हैं उन्हें भी वो ऑब्जर्व करती है। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। जो एक प्लांट होता है उसमें 90%, उसके 100% में से जो 90% का रेशियो है वो उसमें वाटर का होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. अब वाटर जो है जरूरी एक इसलिए भी है क्योंकि जो सीड का जर्मिनेशन होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि हम बीज को बोते हैं, वो बीज को जो बोने के बाद जो उसकी ग्रोथ होती है, सीड का जर्मिनेशन ड्राई कंडीशंस में नहीं हो पाता है। इस एक्सपेक्ट से भी वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। अब जो हमारा वाटर होता है वो प्लांट को जो हमारी फ्रॉस्ट होती है, जो हमारी फ्रॉस्ट एयर होती है एंड हॉट एयर करंट से भी वो प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। एंड अगर हमें सॉइल का अच्छे से मॉइस्चर रखना है एंड उससे ही अगर सॉइल का मॉइस्चर अच्छा होगा तो हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, इसलिए भी वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। The supply of water to crop at regular intervals is called irrigation. अब हम कह रहे हैं कि उन्हें पानी चाहिए होता है, लेकिन इसके लिए एक वर्ड है इरिगेशन। जब सप्लाई होती है वाटर की क्रॉप्स के लिए एट अ डिफरेंट इंटरवल्स, उसे ही प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सेल एंड सीजन टू सीजन। अब जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी जो होगी कि कितनी बार इरिगेशन होगा, वो जरूरी नहीं है कि फिक्स ही हो। क्रॉप्स टू क्रॉप्स, किसी क्रॉप्स में ज्यादा वाटर चाहिए होता है, किसी में कम, तो उसे वेरी करेगा। एंड सीजन टू सीजन, लाइक रेनी सीजन में और विंटर सीजन में डिफरेंस होगा इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी में। व्हाई इट्स सो, मतलब कि हमें समर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वाटरिंग की वो हाई होती है, क्योंकि क्यों होती है, क्योंकि वहाँ ड्राई होता है, उस टाइम गर्मी होती है। Could it be due to increased rate of evaporation of water from soil and the leaf? ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि समर में इवेपोरेशन की जो पावर होती है वो फास्ट हो जाती है एंड इसी वजह से वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, अब चलो इरिगेशन तो हो गया, इरिगेशन किसे कहते हैं हमें ये भी पता चल गया, लेकिन ये किया कैसे जाता है? कोई प्रोसेस होगा, कोई मशीन्स होंगी, कोई तरीका होगा, तो अभी इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर, अब इनके लिए जो सोर्स है वो है वेल्स, कुएं, वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। ये कुछ सोर्सेज है जहां से इरिगेशन की जाती है। अब नेक्स्ट पेज पे इसमें डिटेल में समझा रखा है। पहला है ट्रेडिशनल मेथड। अब एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसके थ्रू की जाती है, जिनकी पिक्चर्स यहाँ पे गिवन है, इन हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। यस, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड
अब बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इनटू द फील्ड। अब क्या है कि हमें पता तो है कि हमें वेल्स से मिलता है, कैनाल से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, लेकिन उन्हें उसमें से निकाल के अपने फील्ड तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होता है। उसी प्रोसेस एंड कुछ मेथड्स के बारे में, ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में इस पेज पे गिवन है। कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दिस मेथड्स। कैटल लेबर मीन्स की जो एनिमल्स होते हैं एंड ह्यूमंस, इन लोगों को यूज किया जाता है इस मेथड में। पहला है मोट। ये पुले सिस्टम होता है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, इसे कहते हैं हम मोट। इसमें क्या होता है कि व्हील्स में मतलब वेल में से पानी निकलता है एंड देन फार्मर उसे मैन्युअली इस तरीके से अपने गार्डन में सप्लाई करता है। सेकंड इज चेन पंप। चेन पंप की फिगर भी यहाँ पे गिवन है। चेन पंप में इस तरीके से वाटर आता है एंड देन वो फील्ड में सप्लाई किया जाता है। एंड देन यहाँ पे थर्ड नंबर पे दे रखा है धैकली। धैकली की एक पिक्चर दे रखी है, इस तरीके से धैकली परफॉर्म होती है। एंड राहत, इसे हम लीवर सिस्टम भी कहते हैं। एंड इसमें कैटल, जैसे कि ऊपर कहा गया था कि कैटल और ह्यूमन लेबर रिक्वायर होती है, तो यहाँ पे कैटल और ह्यूमन लेबर का एग्जाम्पल, यहाँ पे कैटल लेबर यूज हो रही है। अब चलो ये तो बात होगी हमारे ट्रेडिशनल मेथड की, बट इसमें कुछ मॉडर्न मेथड्स भी इरिगेशन के जो कि मच बेटर है एज एस्पेक्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन के लिए। ये दो मेथड्स मच बेटर है। Modern methods of irrigation helps us to use water economically. The main method are following. अब यहाँ पे दो मेथड दिए हुए हैं, फर्स्ट इज स्प्रिंकल सिस्टम एंड सेकंड इज ड्रिप सिस्टम। दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। अभी जो स्प्रिंकल सिस्टम होता है ये उस एरिया में ज्यादातर कारगर होता है जहाँ की जो लैंड है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, अनइवन लैंड है, एंड वहाँ पे वाटर जो है सफिशिएंट अवेलेबल है, मतलब वाटर की थोड़ी कमी है। एंड इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे है परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रोटेटिंग नोवल रोटेटिंग नोवल है एंड ये मेन पाइप से कनेक्टेड है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump। अब यहाँ पे पंप की मदद से वाटर इसमें फ्लो होता है एंड देन यहाँ पे जाता है। एंड ये जो रोटेटिंग नोजल्स है ये जब रोटेट करती है तो इस तरीके से पानी अपने पूरे ग्राउंड में, पूरे फील्ड में जहाँ पे क्रॉप है वहां पे फैला देती है। सेकेंड आता है हमारा ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। अभी है हमारा दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, सेम यहाँ इधर का वेल्स वाले एक्सपेक्ट सेम है, बट यहाँ पे इसमें रोटेटिंग नोजल्स नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, एक पाइप ट्रांसफर किया जाता है जो कि डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स में, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे है, ये डायरेक्टली रूट्स में वाटर को प्लांट कर रहे हैं, मतलब वाटर को डायरेक्टली रूट्स में भेज रहे हैं। और ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है, इसमें वाटर कंजर्वेशन इसमें हाई लेवल पे होता है। सो मतलब इसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जा रहा है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स एंड ट्रीज एंड गार्डन्स। ये बेस्ट टेक्निक मानी जाती है बिकॉज उसमें वाटर का कंजर्वेशन भी होता है एंड वाटर वेस्ट भी नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज बोन इन द रीजन वेयर, मतलब ये वहां के लिए वरदान की जैसा है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीड्स क्या होता है। वीड्स होते हैं जो एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो कर लेता है हमारी असली फसल के साथ। भूजन पहेली went to the nearby wheat field and saw that there are some other plants in the field growing along with the wheat plant। अब क्या है, भूजो और पहेली अपने पास के एक फील्ड में जाती है एंड वहां देखती हैं कि वीट प्लांट की यहाँ पे क्रॉप है, पूरे के पूरे फील्ड में वीट है, बट वहां पे कुछ जगह पे कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स भी है। तो उनके मन में क्वेरी उठती है कि ये है क्या, ये एक्स्ट्रा प्लांट्स कौन से हैं। एंड भूजो ये भी पूछता है कि क्या ये प्लांट्स पर्पसली लगाए गए हैं। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है वीड्स की। वीड्स वो होते हैं जो कि खुद उगते हैं, उन्हें हम पर्पसली नहीं उगाते हैं। ये अनडिजायरेबल होते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता है एंड ये नेचुरली उगते हैं। ये अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप के साथ साथ उग जाता है द टाइम। द रिमूवल ऑफ वेड्स इज कॉल्ड वेडिंग। अब जब ये एक्स्ट्रा उगाए हैं तो फार्मर्स को इन्हें रिमूव करने की जरूरत होती है।
एंड इस रिमूविंग के प्रोसेस को हम कहते हैं वेडिंग. Weeding is necessary since weeds compete with the crop for water, nutrients, space and light. अब क्या है कि जब मेन क्रॉप जो कि वीट का था उस फील्ड में, अब जब उसके साथ अदर प्लांट्स भी उगाएंगे जो कि किसी काम के नहीं है, तो उन्हें वो compete करेंगे असली क्रॉप के साथ. किसके लिए? फूड के लिए, सनलाइट एक्सेट्रा, इन सारी चीजों के लिए वो compete करेंगे. तो इससे क्या होगा कि जो मेन फसल होगी, मेन क्रॉप होगी, उसका नुकसान होगा. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tiling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds. अब क्या है कि फार्मर्स जो होते हैं वो कई सारे तरीके अपनाते हैं जिनकी मदद से वेडिंग हो सके. बट एक बेस्ट मेथड कहा जाता है कि जब वो सॉइल प्रिपेयर होती है, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप. तो यो करना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा नीचे रूट्स होती है वो ऑटोमेटिकली कट जाती है, वो किल हो जाती है. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वेड्स इज बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. अब क्या है कि जो बेस्ट टाइम होता है उन्हें हटाने के लिए, चाहे वो स्प्रे से हो या और किस तरीके से, वो जब होता है जब आपकी जो मेन क्रॉप है उसमें कोई भी फ्रूट्स या फ्लावर्स नहीं आए हो. द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड. अब इसमें क्या होता है, मैनुअल रिमूवल का मतलब ये है कि हम फिजिकली खुद अपने हाथों से खुरपी, जैसे कि चैप्टर की स्टार्टिंग में उसने अपने अंकल के यहाँ एक टूल देखा था, उसकी मदद से उसे काट दिया जाए बिल्कुल ही धरती के पास से. तो एक वो मेथड है, खुरपी यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्प ऑफ खुरपी. और सीड ड्रिल इज ऑल्सो, जो पीछे एक सीड ड्रिल का भी मैंने आपको बताया था जो सोइंग में यूज होती है, वो यहाँ पे भी यूज होती है अपरूटिंग को हटाने के लिए, अपरूटिंग करने के लिए. वीड्स आर आल्सो कंट्रोल यूजिंग सर्टेन केमिकल्स. मैंने कहा था कि कुछ केमिकल्स, जैसे यहाँ पे एक फार्मर स्प्रे कर रहा है यहाँ पे, एंड फिर मुंह को कवर कर रखा है, उन्हें हम वेडिसाइड्स कहते हैं. एंड इसका एक एग्जांपल है ये, these are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crop. The weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the field with sprayer. अब जो weedicides होते हैं, जो केमिकल होते हैं जो कि वीड्स को हटाते हैं, उन्हें हम वीडिसाइड्स कहते हैं. एंड वीडिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है वाटर में मिक्स करके, एंड देन वो उसे स्प्रे कर दिया जाता है. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है उन्हें ही नुकसान पहुंचाता है, उन्हें ही खत्म करता है. जो हमारी मेन क्रॉप है उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते. डू वेडिसाइड, अब यहाँ पे बूझो के मन में एक क्वेरी उठती है कि क्या वेडिसाइड से हमें कोई हो सकता है, मतलब जो जैसे यहाँ पे एक फार्मर स्प्रे कर रहा है तो क्या उसे कोई नुकसान हो सकता है. एज ऑलरेडी मेंशन, द वेडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लोरिंग एंड सीड फॉर्मेशन. जैसे कि यहाँ पे पहले भी बताया था कि मतलब फ्लावर और उन सब के फॉर्मेशन से पहले किया जाता है स्प्रे, और जितने भी वेडिंग के जो वेडिंग रिमूविंग के प्रोसेस है. स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर. हाँ, हो सकता है कि जो फार्मर उसे कर रहा है, जो फार्मर उसे स्प्रे कर रहा है, अगर उसके मुंह या आंख इन सारे सेंसिटिव पार्ट्स में अगर चला जाता है तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है. मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे इस फार्मर ने अपने मुंह पर कपड़ा लिपेट रखा है. इसका मतलब क्या है, उसे पता है कि उसके लिए नुकसान कर सकता है. यहाँ पे उसने ग्रीन कलर के क्लॉथ लगा रखा है एंड इससे वो प्रोटेक्ट हो रहा है स्प्रे से. अब हमने बात कर लिया है कि कैसे प्रिपरेशन होती है, हमने सारे स्टेप्स पढ़ लिए. अब बात आती है, हम हाँ, मान लीजिए फसल भी तैयार होगी, हमने वेडिंग भी कर दी, फ्लावर्स भी आ गए, फसल भी तैयार हो गई. अब उन्हें हार्वेस्ट भी किया जाएगा, हमने काटा भी जाएगा. हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज इम्पोर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्या होता है कि अगर हम उसे हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम उसे ले कैसे सकते हैं. तो हार्वेस्टिंग इम्पोर्टेंट है. एंड हार्वेस्ट कहते हैं किसे, हार्वेस्टिंग कहते हैं किसे, हार्वेस्टिंग उसे कहते हैं जब हम अपने क्रॉप्स को काटते हैं, कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप्स. इन हार्वेस्टिंग crops are pulled or cut out close to the ground. It usually take 3 to months for a clear crop to mature. अब क्या होता है, जो दालें या जो वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें यूजुअली 3 to 4 months लगते हैं मैच्योर होने में, तो उन्हें ही काटा जाता है. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन बाय मैनुअल, बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. अब इंडिया में, यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में बेसिकली दो तरीकों से ज्यादातर किया जाता है क्या, हार्वेस्टिंग. दैट इज फर्स्ट, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई सिक्कल की, जिसका एक वर्ड स्टार्टिंग में भी आया था.
इसकी मदद से हार्वेस्टिंग की जाती है। एंड जो बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास उतना कैपिटल है कि वो एक मशीन ले सके, तो वो मशीन से भी करते हैं। एंड उस मशीन को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टर कहा जाता है। उस मशीन को हार्वेस्टर कहा जाता है। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated. अब क्या है कि जो हार्वेस्ट मतलब जिन्हें हमने काट लिया है उनमें से क्या होता है कि जो मेन ग्रेन्स हैं उन्हें अलग करना होता है, एंड देन जो वेस्ट है उन्हें अलग करना होता है। एंड ग्रेन को चाफ, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे अलग करने की प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। एंड इसे एक मशीन के थ्रू कैरी किया जाता है। इसे एक मशीन के थ्रू कैरी किया जाता है। उस मशीन का नाम है कंबाइन। यहाँ पे दिया हुआ भी है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कंबाइन। एंड विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। मतलब ये सेम है थ्रेशर की तरह और हार्वेस्टर की तरह। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। अब जो छोटे फार्मर्स है जिनके पास छोटी लैंड है, वो उनके पास उतनी कैपिटल नहीं है कि वो थ्रेशर या कंबाइन जैसी मशीनें खरीद पाए या उन्हें रेंट पे ले पाए, तो वो क्या करते हैं ना, मैनुअली काम करते हैं, अपने हाथों से काम करता है। विनोइंग एक प्रोसेस है जिनके बारे में हमने 6th और 7th क्लासेस में भी पढ़ा है। स्टोरेज, अब वो हमारी क्रॉप कट भी गई, अब उन्हें स्टोर करना है, उन्हें मैनेज करना है। कुछ मैनेजमेंट के हमने एक्सपेक्ट पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे जब क्रॉप प्रोडक्शन होता है उस टाइम उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। अब हमें स्टोरेज के ऊपर यहाँ पे थोड़ी डिटेल दी हुई है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस is an important task. If the harvested grain are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insects, rat and microorganisms. अब क्या है कि जब हार्वेस्ट हो जाता है तो उन्हें स्टोर करना होता है। स्टोरेज जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सोइंग थी। बिकॉज अगर हम उसे स्टोर नहीं करेंगे, अगर हम उसे सही से स्टोर नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि मॉइस्चर या कैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से वो खराब हो जाए। If freshly harvested grain seeds are storing without dyeing, they may have get spoiled or attacked by ants. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्रॉप होती है उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है, अगर हम उसे बिना धूप में सुखाए या किसी प्रोसेस से बिना सुखाए अगर हम उसे रख देते हैं, उसे स्टोर कर लेते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, उसमें मॉइस्चर जनरेट हो सकता है और एंड उसे ऑर्गेनिम्स और माइक्रो ऑर्गेनिम्स के थ्रू खराब किया जाता है, वो सड़ सकते हैं। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. These prevents attack by the insect, pests, bacteria and fungi. अब उन्हें स्टोर करने से पहले, जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्टोर करने से पहले उन्हें क्या होता है, सन की लाइट में उन्हें सुखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं सुखाएंगे तो इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई उन्हें स्पॉइल कर देंगे। यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे कुछ दो पिक्चर्स दी गई है, ये स्टोरेज के ऊपर ही बेस्ड पिक्चर था, इसके बारे में नीचे दिया हुआ है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स, हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनीज। अब जो फार्मर्स होते हैं, कई सारे फार्मर्स तो जिनकी छोटी है, वो मतलब जिनकी छोटा प्रोडक्शन है, वो तो अपने कुछ मेटेलिक बिन्स एंड जूट के कुछ बोरियों में कह सकते हैं आप, उन्हें सुखा के अच्छे से स्टोर कर लेते हैं। बट जिनकी इतनी लार्ज है, जो लार्ज प्रोडक्शन करते हैं, वो अपने जो प्रोडक्शन है उनके, जो उनके क्रॉप्स है, उन्हें वो सिलोस एंड जिसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे दी हुई है बुक में एनसीईआरटी की, इससे हम कहते हैं सिलोस एंड सब कहते हैं ग्रेनरीज। यहाँ पे इस तरीके से स्टोर किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग गुड क्वालिटी गुड ग्रेन्स एट होम। अब जो घर पे स्टोर करता है वो क्या करता है, नीम की लीव्स को रखते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन अ बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स। अब जो घर पे करते हैं, जो घर पे अपने जूट बैग्स और अंदर बैग्स में उन्हें सुखा के करते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें नीम के पत्ते रख देते हैं, उनसे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स कम आते हैं। बट जो लार्ज स्केल पे सिलोस एक्सेट्रा में स्टोरेज हो रही है, उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि सभी जगह रखा जा सके, तो वहां पे कुछ स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट को किया जाता है एंड उसी प्रोसेस से जो फूड है, जो क्रॉप्स है, उन्हें सेव किया जाता है पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स से। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसे हम बनाना है कि मतलब फूड हमें मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्या है, फूड है। मान लीजिए मेरे पास मिल्क है, तो मिल्क हमें कहाँ से मिला, एक एनिमल से मिला,
एंड वो एनिमल कौन कौन से हो सकते हैं, काउ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल, इन सब के मिल्क हो सकते हैं। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. अब इन टेबल से हमें एक बात पता चलती है कि जब हमें मिल्क एनिमल से मिल रहा है तो अदर चीजें भी मिलती हैं, कुछ अदर चीजें भी मिलती है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जरूरी नहीं है कि हमें फूड सिर्फ प्लांट से ही मिल रहा है, हमें फूड्स एनिमल्स से भी मिलता है। Many people living in the coastal areas consume fish as the major part of their diet. In the previous classes, you have learnt about the food that we obtain from plants. In the previous classes, you have learnt about the food that we obtain from the plants. And कुछ एरिया जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें क्या होता है कि जो फिश होती है वहाँ के पीपल्स की जो डाइट का मेजर पार्ट फिश कवर करती है। एंड हमने पहले भी पढ़ा है कि हमें प्लांट से किस तरीके से फूड मिलता है। We have just seen the process of crop production involves the number of steps like the selection of seeds, sowing, etc. अभी हमने तकरीबन 10 पेज पढ़ लिया उसी के ऊपर कि कैसे प्रोड्यूस होता है, सॉइल प्रिपेयर होती है एंड देन सोइंग होती है, इस तरीके के हमने कई सारे स्टेप्स पढ़ लिए हैं। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स। अब ये तो होगी बात प्लांट्स की, बट हमें फूड तो एनिमल्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उनका भी कोई स्टेप्स होते हैं, तो इन्हें घरों में या फिर फार्म्स में रियर्ड किया जाता है एंड पशुपालन कह सकता है, हमने पशुपालन किया जाता है। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर एंड उन्हें अच्छे से खाना दिया जाता है, उन्हें अच्छी जगह रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है ताकि वो अच्छी क्वालिटी के फूड्स दे सके, जैसे कि हम प्लांट्स की केयर टेक करते हैं। When this is done on a large scale, अभी तो बात होगी होम और फार्म की, अभी बहुत ही बड़े जब thousands of animals are kept and the person take care of them, जब बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है तो उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश। अब फिश जो होती है, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए फिश जो होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज फिश से हमें क्या मिलता है, कॉड लीवर ऑयल मिलता है, जो कि कॉड लीवर ऑयल जो कि रिच होता है, इसमें ना बड़े बहुत ही ज्यादा रेशियो में विटामिन डी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। एंड अब बचे इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो कि चैनल पर जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। उन सभी चीजों की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो, किसी भी चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। एंड बाकी के सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट की लिंक प्लस इसके फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की गई है, बाकी की वीडियोज में तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।